हाय फ्रेंड्स, मैं चिंटू वर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लास अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग अगला चैप्टर यानी कि त्रिभुज को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 दोनों आपको हम क्लियर करा चुके हैं। आज फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 को त्रिभुज को पढ़ रहे हैं। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप हमें नंबर दे रहा हूँ कि 9110 99 89 19 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चाहे आपका सवाल मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे हो, चाहे आपका कोई और भी सवाल हो, आप बेफिक्र हो करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन पर्सनली कर सकूं। और इसका जो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उस पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको इसका पीडीएफ का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये आपसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में एबी एवं एसी के मध्य बिंदु डी एवं ई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई एबीसी त्रिभुज है। तो एबीसी त्रिभुज दे दिए, इस तरह से बना लिए। ठीक है, जैसा कहेगा वैसे करते चले जाएंगे। ए बी सी, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी यानी कि ये वाला लाइन और ए सी यानी कि ये वाला लाइन, इसके मध्य बिंदु यानी कि इनके बीचों बीच में एक लाइन है और उसका नाम है क्या, तो आप कहेंगे डी और ई है। यहाँ पे लिखा हुआ है डी एवं ई है। यहाँ पे कह रहा है डी और ई समांतर है। तो बी सी अगर आपका 8 है तो आपसे पूछ रहे डी ई कितना होगा। तो आप समझिएगा बात को ध्यान से मेरा। ठीक है, मध्य बिंदु पूछा यानी कि ये आपस में बराबर में है। अगर मान लीजिए ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये आपका 1 है तो ये भी 1 होगा। अगर ऑल ओवर बात बोल है तो यानी कि ये पूरा हमारा कितना है, पूरा हमारा कितना है, तो आप कहेंगे कि ये 2 है। ये अगर 2 हुआ तो इसका एक भाग कितना होगा, तो इसका कहेंगे आधा 1 होगा। तो उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा अगर आपका 8 है तो इसका ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आधा 4 होगा। और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है इतना, तब इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। यही इस सवाल का उत्तर भी होगा, 16/81, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। समझिएगा बात को। मैं यहाँ पे दो चीज बता रहा हूँ, इस दोनों चीज पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह के सवाल में त्रिभुज समरूप रहेगा तभी का बात कर रहा है। त्रिभुज क्या रहेगा, समरूप रहेगा, हमेशा याद रखना। जब लिख दिया कि दो त्रिभुज समरूप है तो इस केस में आपको दो कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन, आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे दिया रहेगा, तो ये भी अनुपात में दिया रहेगा। आपको अगर 16:81 इसका क्षेत्रफल है तो आप इसका भुजा बताइए। क्या पूछेगा आपसे, भुजा पूछेगा, या तो क्या पूछेगा आपसे, ऊंचाई पूछेगा। ठीक है, तो दोनों केस में क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रूट अंडर लगा देना नंबर पे। यानी कि 16 का रूट अंडर और 81 का रूट अंडर, तो आ जाएगा कितना, 4 और 9। ये इसका भुजा निकलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे क्षेत्रफल अगर दिया है, यहाँ पे मैं बना के नहीं दिखाऊँ ताकि आपको याद रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो समझा दिए हैं। ठीक है, तो आपसे अगर क्षेत्रफल दिया है तो आपसे पूछेगा कि भुजा बताइए। तो भुजा में करना क्या है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ रूट निकाल लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट। इस प्रकार से आप लगा दीजिएगा और जो उसका वैल्यू आएगा वही उसकी भुजा होगी। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आपको भुजा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, भुजा दिया रहेगा या तो ऊंचाई दिया रहेगा। ठीक है, और ये सवाल बहुत सारा पूछता भी है। ऊंचाई दिया रहेगा, अगर भुजा और ऊंचाई दिया है कुछ, मान लीजिए इस तरह से, तो आपको जब क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा, क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर देना है। उस पे क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, और वही इस सवाल का उत्तर भी होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा भुजा दिया हुआ था, तब भुजा में हम लोग क्या किए, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर दिए और वही इस सवाल का उत्तर भी होगा। समझ गए बात को। चलिए आगे देखते हैं, अगर इस तरह का सवाल होगा फिर समझ में आ जाएगा। ये सवाल है, आपको समझाते हैं। यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूला को समझिएगा पहले बात को। इस प्रकार से कोई लाइन खींचे, ठीक है, और ये लाइन हो गया। ये आपको 9 में बता पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से एक बार फिर से कर लीजिए।
किसी भी इस तरह का जो है, तो बाह्य कोण जो होता है वो बराबर होता है। जैसे कि इसके अगर नीचे का, इस लाइन के नीचे का कोण, नंबर पहले नंबर दे देते हैं, पहले समझिएगा। ये कोण का वैल्यू 1 मानते हैं, ये आपका 2 हो गया, इस कोण का नाम 3 है, और इस कोण का नाम 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, और इधर 7 है, और ये 8 हो गया। तो याद रखिएगा हमेशा जो एंगल 1 है यानी कि ये वाला, ये बराबर होगा किसका, तो आप कहेंगे कि एंगल 5 के बराबर होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस लाइन के नीचे का वही वैल्यू होगा जो इस लाइन के नीचे का होगा। ठीक है, तो उस प्रकार से आप कहेंगे कि एंगल 2 जो है वो भी बराबर होगा एंगल 6 का, बिल्कुल होगा। आप कहेंगे अच्छा ठीक है, तो एंगल 4 जो है ये भी बराबर होगा एंगल 8 का, यानी कि इस लाइन के ऊपर एंगल 4 और इस लाइन के ऊपर यानी कि एंगल 8, दोनों तो बराबर ही होगा। उसी प्रकार से आप कहेंगे कि एंगल जो 3 है वो बराबर होगा एंगल 7 का, तो बिल्कुल बराबर होगा, और यही इस तरह से बनाया जाता है। एक तो यहाँ से समझ गए पहला रूल। दूसरा रूल आप समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दूसरा रूल। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में फिर ये काम में आएगा आपको। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये इस लाइन के अंदर आपका एंगल 4 है, इस लाइन के भी नीचे अंदर में एंगल 5 है। इसको कहते हैं एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 होता है, यानी कि एंगल 4 जो है और एंगल 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 180 मिलेगा। एंगल 3 को और एंगल 6 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। ये हो गया दूसरा कंडीशन। मैं बता दूं एक जरा सा, थोड़ा सा एक फिगर बना करके, मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से कोई चतुर्भुज है, तो याद रखिएगा अगर ये कोण हमारा एक्स है और ये कोण अगर हमारा वाई है, ये कोण अगर हमारा y है, तो याद रख लीजिएगा y प्लस एक्स को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 180। अगर ये कोण z है, ये कोण क्या z है, और ये कोण w है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि x और प्लस y दोनों को ऐड किए तो हमारा 180 है, यानी कि ये और ये को। उसी प्रकार से x प्लस अगर हम z करते हैं तो भी 180 आएगा, यानी कि इसको और इसको। उसी प्रकार से z और हम w दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, 180 आएगा। और उसी तरह से w प्लस y को भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 180 आएगा। समझ रहे बात को, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सवाल दिया गया है वो सवाल हमारा ये अंतः कोण पे दिया गया है, एक ही ओर के अंतः कोण, यानी कि हम ये दोनों का अगर ऐड कर दें तो हमारा 180 वैल्यू आएगा। यानी कि 3D प्लस 50 और प्लस 2D और प्लस 20 सबको जोड़ देंगे तो हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो 3D और 2D यानी कि 5D हो गया, प्लस 50 और 20 कितना हो गया आपका, कहेंगे 70 हो गया, बराबर 180 हो गया। 5D बराबर 180 में से 70 गया, तो 5D बराबर क्या हो जाएगा आपका, 110। और इसको अगर आप कटा दें तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 यानी कि 22 आ रहा है। और यही सवाल का क्या होगा, उत्तर भी होगा। मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, इसके आधार पे जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उस फॉर्मूले को आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो स्वाभाविक बात है समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो समकोणिक त्रिभुजों के में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा, संगत भुजाओं के अनुपात की अगर बात बोला गया तो ये किसके द्वारा बोला गया, ये थेल्स के द्वारा। किसके द्वारा, थेल्स के द्वारा। यही सवाल का उत्तर भी है। पाइथागोरस का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का होता है। यूक्लिड के लिए क्या होता है, तो आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन से हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं। ठीक है, और आर्यभट्ट के द्वारा क्या खोजा गया था, तो आप जानते हैं कि जीरो की खोजी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ कह रहा है कि कुछ भुजाओं की भुजाएं निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के कंडीशन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज वही होगा जिसका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम एक लाइन में बोले तो दो भुजाओं के स्क्वायर का योग एक सिंगल भुजा के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम पहला वाला को लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर बराबर, या 11 है तो 11 का स्क्वायर। ठीक है,
अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, और 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये हो गया आपका 121। क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ, तो यानी कि ये हमारा गलत है। यहाँ पे हमारा 6 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, सॉरी 36 होता है, और 8 का स्क्वायर करता है तो हमारा 64 होता है, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। और अगर हम 36 और 64 को ऐड करते हैं तो हमारा 100 इधर भी आ रहा है, और इधर भी 100 आ रहा है, यानी कि ये बराबर है। तो इस सवाल का उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो तो ए बी बराबर ए सी हो तो सी कौन सा एंगल होगा? देखिए, आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। अगर इस प्रकार से दिया है, इसका मतलब ये तो समकोण त्रिभुज होना ही चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको बताते हैं कि एक समकोण त्रिभुज से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है, और ये हमारा 90 डिग्री है। पाइथागोरस पर में क्या कहेगा कि पी आर का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि आपका क्यू आर का स्क्वायर। यही पाइथागोरस पर में कहते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कहते हैं। आप 90 डिग्री यहाँ पे आप देखेंगे कि क्यू है। क्यू क्या है? मेरा हमारा 90 डिग्री है। इसका मतलब आप यहाँ पे गौर से देखिए, अगर इस जो फॉर्मूला लिखे इसमें ध्यान से एक बार देखिएगा, तो इसमें क्या है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, दोनों जगह क्यू है। इसका मतलब जो हमारे दोनों जगह रहता है वही हमारा क्यू वाला जो हो गया वो क्या होता है? 90 डिग्री का। उसी प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है? बी है, और ये हमारा क्या है? बी है। तो ये हमारा बी है और ये हमारा बी है, यानी कि बी अकेला हमारा क्या है? तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री का है। तो जब बी हमारा 90 डिग्री है और यहाँ का है ए बी और ए सी दोनों बराबर है, बाकी दो कोण कितना डिग्री का होगा? तो अब एक त्रिभुज में आप जानते हैं कि टोटल 180 डिग्री का है, और ये अकेला अगर हमारा 90 डिग्री का है, तो और कहते हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों कोण भी हमारा क्या होगा? बराबर होगा। तो 180 में तो एक कोण तो हमारा 90 निकल गया, तो बाकी हमारा क्या बच गया? 90। और इस 90 को दो बराबर भाग में बांटे तो हमारा कितना आएगा? 45 डिग्री करके। और यही इस सवाल का उत्तर भी है। समझ में आ गया ना? चलिए आपको बात, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का वैल्यू त्रिभुज है, और ये बी का वैल्यू दिया है, यहाँ पे सी का वैल्यू दिया है। आपको कह रहा है कि सी कैसा होगा। तो चलिए आपको मैं बता दूँ एक सेकंड के लिए कि आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। अगर आपका 3 है, 4 है, और ये 5 है, तो 3 4 5 जो है, अगर इस तरह से लगातार आपको दिख रहा है 3 4 5, तो याद रखिएगा ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण। कैसे? आपको अभी पीछे पढ़ाया था, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया जी? आप कहेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को जोड़ दिए तो 25 बराबर 25 हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है, कोई ना कोई एक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये 3 हम 4 5 क्यों लिए? क्योंकि इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन दिया गया। ये 3 हो गया, 4 हो गया, और बराबर का 5 हो गया। कैसे है? तो इसमें आपको 10 गुना कर दिया है। क्या कर दिया? 10 गुना। तो 10 गुना 3 किए तो 30 आया, 10 गुना 4 किए तो 40 आया, और 10 गुना 5 किए तो आपको 50 आया। और आप देखेंगे तो यही आपका ऑप्शन में भी है, 30 है, 40 है, 50 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर इसमें ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर इसमें एक कोण 90 डिग्री का है तो इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग का संबंध किससे है? तो आपको पीछे एक फॉर्मूला हम बताए थे, वो किससे निकालते हैं? समकोण त्रिभुज से उनका संबंध है। पाइथागोरस से समकोण त्रिभुज से, क्योंकि समकोण त्रिभुज रहेगा तब तो हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। वरना समरूप त्रिभुज में पाइथागोरस कहाँ काम करेगा? समचतुर्भुज में पाइथागोरस कहाँ काम करेगा? कहीं नहीं करेगा। पाइथागोरस हमेशा किस में काम करता है? तो आप कहेंगे कि समकोण त्रिभुज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, थोड़ा सा फिगर ये इमेज लगा हुआ है क्योंकि हम ये बुक से हम ये क्वेश्चंस को उठाए हुए हैं। ठीक है, तो उसका फोटो लेकर के लगाया थी, इसलिए इतना गंदा थोड़ा सा दिख रहा है, फिर मैनेज कीजिएगा।
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है और जिसमें सी 90 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो है इस प्रकार से त्रिभुज है। ये त्रिभुज जो होगी आपका ए बी यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सी जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पे देखेंगे सी कह रहा है कि 90 डिग्री का है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमारा ए सी बराबर सी बी होगा। समद्विबाहु लिखा हुआ है, समद्विबाहु समकोण है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ए सी बराबर बी सी होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो ए बी हमारा कर्ण हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा ए सी का स्क्वायर जोड़ सी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर, तो ठीक है, ए सी को हम सी ए सी बराबर बी सी है, तो बी सी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं, तो कहेंगे हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। तो ए सी दो हो गया, तो 2ac का स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर में था तो हम इधर से स्क्वायर को उधर भेज देते, रूट अंडर 2ac का स्क्वायर। रूट 2 का वैल्यू नहीं जानते तो रूट 2 और ac का स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ac। और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यही इस सवाल का आंसर भी होगा। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है और डीई और बीसी समांतर है। समझिएगा बात को, ये एबीसी दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कह रहा है कि डी और ई जो है वो आपस में समांतर है। एडी का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो एडी 5 दिया है, यानी कि ये 5 हो गया। डी बी आप देखेंगे तो 3 दिया है, यानी कि 3 हो गया। आपसे ए ई यानी कि ये पूछ रहा है और आपसे ए सी मतलब पूरा, ये पूरा पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे 2-3 चीजें बता देते हैं। पहला कंडीशन याद रखिएगा, अगर इस प्रकार का हो तो जो एडी है, आप फिगर को ध्यान से देखिए, जो एडी है उस एडी को बटे में हम लिखेंगे अगर बीडी, तो याद रखिएगा बराबर भी होगा ए और बटे में लिखना होगा ईसी। ये होता है समरूप त्रिभुज का सही है। अभी पीछे आपको बताया था ना समरूप त्रिभुज थेल्स प्रमेय का थ्योरी, तो यही होता है कि अगर आपका एडी बटे में बीडी तो बराबर होगा ए बटे में ईसी। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा होता है कि ए बटे ई सी क्या होगा, तो आप आंसर सेम टू सेम लगा देते हैं, 5/3 ही इसका आंसर होता है। बट ये तो दिया नहीं है, तो आपको एक और याद रखिए, इसमें ये भी कह सकते हैं हम कि ए डी बटे, ये पूरा लिखेंगे ए डी, यानी कि ये ए डी बटे में पूरा ए बी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, ये रूल भी है। बराबर ऊपर है आपका ए ई, तो ए ई बटे पूरा ये वाला लिखेंगे पूरा, तो पूरा क्या हो जाएगा ए सी। और आपसे यही पूछा हुआ है, तो ए डी का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि ए डी का तो वैल्यू 5 है, लिख दीजिए 5। ए बी का वैल्यू कितना है, तो ये कहेंगे कि ए बी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी के लिए हमें 5 और 3 दोनों को ऐड करना होगा, तो 5 और 3 दोनों को ऐड करते तो हम कहेंगे कि 8 हो रहा है, तो नीचे 8 लिखेंगे। अब बराबर में इधर ए ई बटे ए सी, आई थिंक यही पूछ भी रहा था, तो आंसर क्या होगा 5/8 इज द करेक्ट आंसर, यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे डी समांतर बी सी दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो वही सवाल हो गया। अभी आपको पीछे हम समझाए थे कि अगर आपका ए डी बटे बी डी है तो बराबर में होगा ए ई बटे ई सी, यानी कि ए डी बटे बी डी होगा तो बराबर में इधर क्या होगा ए ई बटे में ई सी होगा। तो ए डी का वैल्यू आपको एक्स दिया हुआ है, तो एक्स लिखेंगे। बी डी का वैल्यू आपको 16 दिया है, तो 16 लिखेंगे। बराबर ए ई का वैल्यू आपको 34 दिया है, तो 34 लिखेंगे। और ई सी का वैल्यू आपको 17 दिया है, तो 17 लिखेंगे। और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आंसर। यहाँ से 17 से ये 2 बार में कट जाएगा और 16 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 32 हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मैं इसको एक तरीका और बता देता हूँ, इसमें आप ये कर सकते हैं। अगर इस तरह का आपको दिया हुआ फिगर सेम टू सेम अगर फिगर दिया हुआ है, चाहे वो एक्स यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी रहे, फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा इसमें नीचे ऊपर कटता है और कोना को निकलता है। यहाँ से हम इस 17 को कटा दिए ये 2 बार में, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया हमारा आंसर 32। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अगर ये त्रिभुज एबीसी जो है और डीईएफ जो है दोनों हमारा क्या क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित है तो कौन सा सही होगा। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ। ये त्रिभुज एबीसी है, लिख देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे एक त्रिभुज और लिख देते हैं डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों जब समरूप है, जब दोनों हमारा क्षेत्रफल ये समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो क्षेत्रफल हमारे दोनों बराबर है। तो क्षेत्रफल यानी कि आपसे फॉर्मूला कहेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो इसका जो बराबर में होगा, याद रखिएगा, हमारा इस त्रिभुज एबीसी में ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटे इस त्रिभुज में हो जाएगा डी ई का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर समानुपातिक लेता है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। उसी प्रकार से बराबर होगा ए सी का स्क्वायर बराबर बटे डी एफ का स्क्वायर। तो बराबर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर। उसी तरह से बराबर होगा हमारा बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपसे आंसर पूछा था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर, तो इस तीन में से जो भी मिल जाए आपको आंसर वही आंसर होगा। तो हमारा आंसर मिल रहा है ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का, ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का, और यही इस सवाल का उत्तर है। जब क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो ये कभी नहीं होगा, दोनों याद रख लेना, क्योंकि जब भी होगा वो स्क्वायर में होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ एक भुजा ये दिया हुआ है और एक भुजा ये दिया हुआ, दो भुजा दिया और दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको हम पहले भी बताएं, जब भुजा दिया हो और आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं, स्क्वायर करना है। तो पहले 10 का स्क्वायर करना है, फिर 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आप कहेंगे 100 हुआ, अनुपात 5 का स्क्वायर आप कहेंगे 25 हुआ। कोई आंसर तो है नहीं, नहीं तो कटा दीजिए ना, 25 से कम 25, अब 25 से 4 बना 100, यानी कि 4 अनुपात 1 आया। यही इस सवाल का उत्तर भी हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कहीं दिक्कत आप कहेंगे नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9:4। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका भुजा पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, भुजा पूछ रहा है। तो बताइए क्या हो जाएगा, जब क्षेत्रफल दिया है भुजा पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या बोले हम, रूट लगा दीजिए। तो रूट 9 लगाते हैं तो 3 आता है, और रूट 4 लगाते हैं तो आपका 2 आता है, यानी कि 3:2 जो है यही इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई थिंक आपको इसमें कहीं अभी तक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको भुजा दिया हुआ है, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो क्या बोले, भुजा जब दे तो स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा 1:4, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कितना आसान तरीके से बन रहा है, समझ रहे हैं, एक बार समझिएगा तो आराम से बनेगा। दोनों त्रिभुज समरूप है, कह रहा है दोनों त्रिभुज समरूप है, और एक त्रिभुज का एक एंगल 47 है और दूसरे त्रिभुज का एक एंगल 73 है, तो सी का वैल्यू क्या होगा। तो सपोज कीजिए कि एक त्रिभुज ए है और उसका एंगल आपका 47 है, तो और दोनों त्रिभुज समरूप है, तो जो क्यू का एंगल है वो हमारा एबीसी वाला में भी कहीं ना कहीं एक एंगल मिलेगा। नहीं समझा, मैं समझाता हूँ, पहले ये समझिए कि ये एबीसी हो गया और ये पी क्यू आर हो गया। ठीक है, ये ए बी सी हो गया और ये पी क्यू आर हो गया। अगर इसमें ए जो है वो 47 है, इसमें जो क्यू है वो 73 है, और आपसे सी पूछ रहा है, तो बताइए ए ये 47 है और समरूप है, तो इसका मतलब ये कौन भी 47 होगा। अगर ये कोण 73 है तो यानी कि इसका मतलब ये हमारा बी भी 73 होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का ये साइड का कोण तो इस त्रिभुज के ये साइड का कोण दोनों बराबर होगा। समरूप है तब ना, क्योंकि समरूप ऑलरेडी हमने कह रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कहा है, तो कहेंगे हाँ, तो सी का नहीं निकाल पाएंगे। एक त्रिभुज में 180 डिग्री, उसमें से एक कोण 47 है, एक कोण 73 है, दोनों का अगर आप ऐड कर दें तो आप कहेंगे 8 4 12 120 मिल गया, और दोनों को माइनस कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यही सवाल का उत्तर भी होगा। ये होगा ना, हम क्या गलत तो नहीं करती हैं। 73 और 47 को ऐड करते हैं, 7 3 10 7 4 11 12 120 आ गया, तो 180 में से 120 गया तो आपका 60 आएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, और यही इस सवाल का
उत्तर भी होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी आपका 6 है, बी सी आपका 12 है, तो सी ए इतना है। तो कुछ नहीं, आप इसमें अगर इस तरह से सवाल दिया और आगे कुछ नहीं किया है तो इस सब सवाल को हमेशा आप 90 डिग्री लेकर के चलेंगे। ठीक है, पाइथागोरस है। आप इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, बराबर भी इसी का यही निकलेगा। ठीक है, आप करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है कि दो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भुजा। तो क्षेत्रफल जब दिया है, भुजा आपसे पूछ रहा है, तो करना क्या है, भुजा छोटा हो गया यानी कि आपको रूट निकालना है। तो रूट 16 का 4 और 81 का 9, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा, जो कि आंसर कहाँ है, 4:9, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।